Hello learners, welcome to IAS Marathon. I am back with a new lesson. This is chapter 14. पिछले लास्ट दो लेसन में हमने चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 कंप्लीट कर दिया है ना। अब हम 14 देख रहे हैं विच इज़ आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मैंने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आपको सब कुछ बता दिया लास्ट लेसन में, आप देख लेना। अब किस तरीके से पावर डिवाइड्स हैं, है ना, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स, किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, सब बता दिया मैंने आपको। हाँ, जुडिशियल पावर बिल्कुल भी डिवाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, बिकॉज हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो कि सेंट्रल और स्टेट और दोनों को इन्फोर्स कराती हैं। ठीक, अब यहाँ पर सेंटर एंड द स्टेट्स आर सुप्रीम इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। अब जो पावर इनके अंदर डिवाइड की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में, अपने जुरिसडिक्शन के अंदर दे आर सुप्रीम, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बट क्या रियलिटी में ऐसा है? आप सबको पता है व्हाट इज द रियलिटी। अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे। फिलहाल हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखते हैं। तीन मेन हेड्स के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। सेंट्रल जो स्टेट्स के बीच में रिलेशन है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो अच्छे प्रोविजंस हैं इसके अंदर कुछ तरीके के जो हमको यहाँ पर देखने हैं। फर्स्ट है आपका जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है। ठीक, अब इसके अंदर आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक अगर हम देखें, पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव ऑफ जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं एक्चुअली इसके बारे में इससे डील करता ही है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। कुछ आर्टिकल्स है जैसे कि जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डिवाइड करता है, पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन दी स्टेट एंड द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू बोथ द टेरिटरी एंड सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। देखो, अब चार एस्पेक्ट्स हैं किस तरीके से सेंट्रल स्टेट के बीच के रिलेशन रहते हैं लेजिस्लेटिव। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशंस। ठीक है, जो लॉ सेंटर बनाती है और जो स्टेट बनाते हैं उनका एक्सटेंट कितना है, किस एरिया तक इनका ये जो लॉ है वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कहाँ तक इन्फोर्स होगा। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। थर्ड, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस इन द स्टेट फील्ड। एंड लास्ट, द सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। ये चार एस्पेक्ट हमको यहाँ पे डिस्कस करने, जो कि कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट सारे जो इश्यूज हैं और सारे प्रोविजंस हैं। पहला, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है जो लॉज बनाते हैं सेंटर एंड स्टेट्स। अब देखो, पहला पॉइंट आता है इसके अंदर जो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया तो पूरे इंडिया में या फिर इंडिया के कोई भी पार्ट के लिए स्पेसिफिकली हम लॉ बना सकता है। कौन? आपके पार्लियामेंट। सो इसके अंदर स्टेट्स इंक्लूड है, एनी पार्ट ऑफ द वाले पार्ट के अंदर यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड है, और एनी अदर एरिया फॉर टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जितना भी लैंड आता है, पीपल है, ठीक है, उन सब के ऊपर लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो होल या एनी पार्ट ऑफ द स्टेट में बना सकता है। सो स्टेट लेजिस्लेचर जो है आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट, जिसके लेजिस्लेशन है, एक्सेप्ट जब स्टेट्स एंड उसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक सफिशिएंट नेक्सस ना हो, या फिर दो या तीन स्टेट मिलकर के एक कुछ तरीके का एग्रीमेंट ना कर लें इस तरीके से कि इस तरीके का, जैसे आपने काफ़ी टाइम तक सुना होगा, ये काफ़ी बार सुना है कि राजस्थान का कोई लॉ हुआ तो उसको रोल मॉडल बना करके पंजाब में उस तरीके का रोल बना दिया, लेकिन वही लॉ क्या पंजाब में इम्प्लीमेंट होगा क्या? तो उसके लिए आपको आगे सुनना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास ही ऐसी अथॉरिटी है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सकती है ना। जैसे कि द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आपके एनआरआईज हैं, है ना, और ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, ये सब। तो उनके ऊपर अगर कोई लॉ बनाएगी तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, ऑब्वियसली बात है ना। सो द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर एरियाज, और वो क्या है, वो ये है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं पार्लियामेंट्री पावर्स में। पहला कि जो प्रेसिडेंट हैं वो जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, 5 अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर दमन एंड दीव, लद्दाख, इनके ऊपर जो प्रेसिडेंट हैं वो लॉ बना सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं टू फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द ओके यूटी। सो अ रेगुलेशन सो मेड हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जो प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे वो सेम फोर्स रहेगा जैसे कि लेजिस्लेशन बनाया हो पार्लियामेंट ने। इसको रिपील और अमेंड किया जा सकता है,
एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दीज यूटीज, ठीक है। गवर्नर, सेकंड बात आती है गवर्नर, जैसे प्रेसिडेंट का यहाँ पर रोल है, गवर्नर भी बना सकता है कि जो शेड्यूल एरियाज है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, अब वो शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर। उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और एक्सेप्शंस भी जो है यहाँ पर इंक्लूड कर सकता है कौन, आपका गवर्नर। अब यहाँ पर एक असम के गवर्नर, इनके पास थोड़ी सी स्पेशल पावर है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी पार्लियामेंट के एक्ट को कि वो इस ट्राइबल एरिया में एक्चुअली जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, है ना, या फिर अगर अप्लाई होगा तो उसमें स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस जो है करना पड़ेंगे। प्रेसिडेंट इंजॉय द सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल एरियाज, कहाँ पर, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर लाइन है कि आसाम का जो गवर्नर है वो ट्राइबल एरियाज पर जो है रेगुलेशन कर सकता है, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ये स्पेशल स्टेटस स्टेट्स हैं, तो और यहाँ पर कौन कर सकता है, आपके प्रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट आता है, ये जल्दी से कोई करते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, ठीक। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट बना रखी है सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, लिस्ट 1, 2 एंड 3। फर्स्ट है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये 7 शेड्यूल के अंदर मेंशन है। अब इसके अंदर आपको पता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर अराउंड 98 सब्जेक्ट्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किए, बैंकिंग, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, ये सब है ना। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम देखें तो एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लिस्ट पे, और अभी फिलहाल 59 सब्जेक्ट्स हैं एंड ओरिजिनली 66 थे, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, है ना, एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, गैमलिंग एंड एक्सेट्रा। थर्ड लिस्ट आती है आपकी जो पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, जैसे कि मैरिज एंड डाइवोर्स, समझ में आ रहा है, ट्रिपल तलाक कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, तो अगर कभी भी इस तरीके के इश्यूज आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, इन्होंने 5 सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट तक पहुंचा दिए, स्टेट से पहुंचा दिए कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन कौन से थे वो, पहला आपका एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन रहना भी चाहिए कॉन्करेंट में, ठीक। फॉरेस्ट्स, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो कि इनके दायरे से बाहर है, राइट। ये एक कॉन्करेंट लिस्ट की जानकारी थी। नेक्स्ट आता है आपका, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर और फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन ए स्टेट इवन दो दैट द मैटर इज वन विच इज इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। रेसिडेंरी पावर की बात है यार कि वो लॉ पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है उन मैटर्स पे बनाने के लिए जो इंक्लूड नहीं होता है किसी भी स्टेट के अंदर, है ना। ये स्पेसिफिकली हम बात करते हैं यूटी, ठीक है, और कोई एक्वायर्ड टेरिटरी होगी तो, ठीक है, तो उन पे कौन बनाएगा, आपके जो है पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है आपका जो 101st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि जीएसटी था आपका। ये एक स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड चीज़ों पर लॉ बना सकते हैं, राइट। फर्दर अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेयर, कहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना, द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के पास, राइट। लास्ट आता है आपका रेसिडेंरी सब्जेक्ट, जो कि पार्लियामेंट में बेस्ड है। सो इससे हम एक चीज़ कंक्लूड जरूर कर सकते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट में। लोकल इंपॉर्टेंस और रीजनल इंपॉर्टेंस से मैटर्स किस में, आपके स्टेट लिस्ट में, ठीक। और वो मैटर्स जो कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन है, अगर किसी लेजिस्लेशन से हमको यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट करना है थ्रू आउट द कंट्री, बट वो डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, तो उसको इंक्लूड करते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट में। अगर इंसेंशियल होता तो वो यूनियन में ही जाता, दैट इज हम कह सकते हैं कि इट परमिट्स डाइवर्सिटी अलोंग विथ यूनिफॉर्मिटी। अब यूएसए का सिस्टम देख लो, उसका थोड़ा अलग है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पावर्स को अच्छे से डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये भी कहा है कि जो रेसिडेंरी पावर्स हैं ना वो स्टेट्स के पास रहेगी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसने भी अमेरिकन ट्रेडिशन को फॉलो किया, है ना। और यस,
कनाडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डबल इन्यूमरेशन है, फेडरल एंड प्रोविंशियल, और रेसिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर के पास है। तो इस वाले में हमने फॉलो किया है कैनेडियन ट्रेडिशन को। अब लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो आया था उसके अंदर रेसिड्यूरी पावर किसके पास थी, है ना। अभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। देखो कि उन्होंने 3 फोल्ड एनिमरेशन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, ठीक है। सो अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम इसी जो है एक्ट के स्कीम को फॉलो करते हैं, बट एक डिफरेंस है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से डिफरेंट है इन रिलेशन टू आपके फेडरलिस्ट्स। सो जो रेसिडरी पावर है ना वो वर गिवन नाइदर टू द फेडरल लेजिस्लेचर नॉट टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बट किसको दिया था उस टाइम पे, उन्होंने रेसिडरी पावर दिया था जो आपका 1935 का एक्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया फॉलोज कैनेडियन प्रेसिडेंट। अब देखो क्या डिफरेंस है, मैंने बताया रेसिडरी पावर अभी हमारे किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, लेकिन उस टाइम पे किसने दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। बार बार इसलिए बोलता हूँ दिमाग में बैठ जाए आपके एक बार में, ठीक है, एक ही बार में दिमाग में बैठनी चाहिए आपके कि गवर्नर जनरल के पास थी 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग रेसिडुअल पावर्स, अभी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। अगर बात आती है कि ओवरलैपिंग हो रही है लॉ की और लिस्ट की किसी भी प्रोविजन की, तो जो यूनियन लिस्ट का जो है वो और जो यूनियन लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ और स्टेट सब्जेक्ट्स, राइट। और अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की और कॉन्करेंट लिस्ट की, अगर इसमें ओवरलैपिंग होती है तो यस 100% यूनियन ही आपका जो है ओवरऑल जो है समझता है, सबका दाता है, कौन है, आपके यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो इसे याद रखना कि कॉन्करेंट लिस्ट से भी कंपेयर कर लो, स्टेट लिस्ट से भी कंपेयर कर लो, यूनियन लिस्ट ही प्रिवेल करेगी। वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है प्रिवेल करेगा। कितना ज़रूरी, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि अगर कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्करेंट लिस्ट ही जो है आपके प्रिवेल करेगी। सो स्टेट लिस्ट की तो इंपॉर्टेंस कितनी कम होगी, इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑल्सो, है ना। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी आपके सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ के बीच में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑन अ सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी है कॉन्करेंट लिस्ट का, तो सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा, मैंने आपको बता दिया, ओवर द स्टेट लॉ। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है उसका, और वो क्या है, वो ध्यान से सुनना, अगर स्टेट लॉ हैज़ बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया तब तो भैया स्टेट लॉ ही जो है वो प्रिवेल करेगा। क्या समझे मेरी बात, कि मान लीजिए सेंट्रल लॉ बना किसी सब्जेक्ट पर कॉन्करेंट लिस्ट के और स्टेट लॉ भी बना, तो सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर स्टेट लॉ को रिजर्व किया गया प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट के लिए और प्रेसिडेंट ने उसको कॉन्सेंट दे भी दिया, हाँ, तो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है, ओवर द सेंट्रल लॉ। बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट थी। लेकिन पार्लियामेंट के पास अब भी इतना पावर जरूर होता है कि ये जो आप ये हैं ओवरराइड कर सकते हैं बाय मेकिंग दी सब्सिक्वेंटली मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर। अगर उन्होंने बेसिकली कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, लॉ जो कॉम्पिटेंट होगा वो प्रिवेल करेगा। सिंपल है, पार्लियामेंट वापस से लॉ बना लाएगी और वो जो है वो प्रिवेल कर जाएगा आगे जाके। सो ओवरऑल जो है यहाँ पर यूनियन की और सेंट्रल लिस्ट की ही धौंस है, ठीक है। अब बात करेंगे हम तीसरे फैक्टर की, वो है आपके पार्लियामेंट लेजिस्लेशंस इन द स्टेट फील्ड। अब इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए अभी जो हमने जितनी भी स्कीम की डिस्कस किया वो सब नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, बट व्हाट हैपन जब एबनॉर्मल टाइम्स आ जाए, एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तब यही स्कीम हम रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर की नहीं, या तो इनको मॉडिफाई कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को इंपावर करता है टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो अथॉरिटी देता है कि इन 5 कंडीशंस के अंदर कोई भी जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है ना। पहला, व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन, जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा इन नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट को ही इस रिस्पेक्ट में जो है लॉ बनाना चाहिए। अब ये जो रेजोल्यूशन है ना मस्ट बी सपोर्टेड बाय द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि राज्यसभा के 2/3 ऑफ द मेजोरिटी जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है कौन करेगा, रेजोल्यूशन को पास करना चाहिए, राइट। अब रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर, ठीक है, तो रेजोल्यूशन का टाइमलाइन सुन लो, 1 साल तक ये जो है इन्फोर्स रहेगा। इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कितनी बार भी इसको रिन्यूड किया जा सकता है, बट
नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है, एक साल में अब एक ही बार कर सकते हैं। द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज बीन सीज टू बी इन फोर्स। अगर इसको रिन्यू नहीं किया एक साल के बाद तो 6 महीने के बाद ये जो है रद्द हो जाएगा, जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया राज्यसभा ने तो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर ही नहीं है कुछ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है सेम सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती हैं, बट अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब जो है स्टेट के लॉ को जो है एक साइड कर दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा, और सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा। देखो दूसरी सिचुएशन आती है नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो जब भी नेशनल इमरजेंसी अंदर आर्टिकल 352 डिक्लेयर कर दी जाएगी, तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट पे जो है कोई भी मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। लेकिन जब इमरजेंसी हटा दी जाएगी उसके 6 महीने के अंदर अगर इसको स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ से पास नहीं कराती तो ये इट हैज़ टू बी, इसको भी हटा दिया जाएगा। यस, इट सीज टू बी ऑपरेट। हियर ऑल्सो द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। फिर भी बना सकते हैं, लेकिन वही अगर कोई दिक्कत आती है तो पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, ठीक। व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट, जब स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, स्टेट जो है रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन ए स्टेट लिस्ट, राइट। अब पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है, रेगुलेशन कर सकती है। अ लॉ सो इनएक्टेड अप्लाइज ओनली टू दोज स्टेट्स जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, उन्हीं पर अप्लाई होगा इस ये बनाया हुआ लॉ, ठीक। ऐसा नहीं है कि अब कोई दूसरा स्टेट जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो है बेसिकली कोई भी दूसरा स्टेट इसको अडॉप्ट कर सकता है लेजिस्लेचर को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान सुनना, ये वाला जो लॉ बनेगा उसको अमेंड और रिपील सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, ठीक है, एंड नॉट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं इस वाले, ठीक है, जो प्रोविजन है प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 का, ये स्टेट्स ने मिलकर के रेजोल्यूशन पास करके दिया था ताकि पार्लियामेंट बना सके। सेकंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। तो इस तरीके के ये। नेक्स्ट है आपके टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, तो इसमें जो है ओवरऑल पावर किसके पास रहेगी, सिंपल, ठीक है, पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर, अगर स्टेट लिस्ट की कोई बात है, कोई जैसे कि एजुकेशन है ना, पब्लिक ऑर्डर है, तो अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट करेंगी तो पूछने की भी जरूरत नहीं है इनसे, तो ठीक है, ये कर सकते हैं, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जिनीवा कन्वेंशन हुआ, एंटी हाईजैकिंग एक्ट है, और लेजिस्लेशन रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड ट्रिप्स। ट्रिप्स की फुल फॉर्म मुझे नीचे बताओ, ठीक है, ट्रिप्स की फुल फॉर्म मुझे नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में, राइट। सो ये कुछ ऐसे थे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते वक्त सेंट्रल स्टेट से पूछती भी नहीं है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में जो है आप जो है लेजिस्लेट कर सकते हैं। लास्ट है आपके ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल, जब प्रेसिडेंट का रूल किसी स्टेट के अंदर लग जाता है तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर आ जाती है कि इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट वही लॉ बनाए वहाँ का, स्टेट की अगर नीड है तो, ठीक है। ये जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा ना, कंटिन्यू टू बी ऑपरेशन इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल के बाद भी ये ऑपरेटिव रहेगा। दिस मीन्स दैट पीरियड फॉर विच सच लॉ रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल रूल, राइट, बट सच अ लॉ कैन बी रिपील्ड और अल्टर्ड और री इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बस ये जरूर पावर रहेगी स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि उसको हटा सकता है बाद में थ्रू द वेरियस फॉर्मल प्रोसीजर। अब नेक्स्ट है आपका जो बेसिकली हम पढ़ के रहे हैं वही कि सेंट्रल और पार्लियामेंट की पावर स्टेट लेजिस्लेशन के किस तरीके से रहती है। तो सेंट्रल कंट्रोल्स ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, ये लास्ट है आपका। देखो इसके अंदर क्या होगा कि जो पार्लियामेंट की पावर है टू लेजिस्लेट डायरेक्टली ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वो हम पढ़ रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर करता है सेंटर को कि स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मैटर्स पे किस तरीके से कंट्रोल करें, है ना। पहला आता है द गवर्नर। गवर्नर जो अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेशन में किसी ने लॉ पास किया तो उसको गवर्नर जो है उसके पास असेंट के लिए आएगा तभी तो वो एक्ट बनेगा, तो वो रिजर्व कर सकता है सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, ठीक है,
फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है उन पर, ठीक है, इसको यूज़ करने का। नेक्स्ट, bills on certain matters enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with previous sanction of the president। कितनी बड़ी बात। देखो किस तरीके से सेंटर जो है अपना कंट्रोल करता है कि कुछ ऐसे लॉज हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, मैटर्स हैं जिन पे प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ता है, प्रायर असेंट लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर्स को। जैसे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे अगर कोई लॉ बनेगा स्टेट लेजिस्लेचर में तो प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। नेक्स्ट, सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक लगी नहीं है, लेकिन अगर लगती है तो ये वाला प्रोविजन यानी कि मनी बिल्स जो फाइनेंशियल बिल्स जो होंगे वो रिजर्व करने पड़ेंगे स्टेट्स को फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट्स। अब यहाँ पर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजन को समझने के बाद हम क्लियरली एक बात कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सुपीरियरिटी तो है सेंटर के पास लेजिस्लेटिव स्फीयर में। अभी हमने लेजिस्लेटिव स्फीयर से पढ़े हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेकर के। सरकारी कमीशन जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बना था 1983 से 88 में रिपोर्ट दी थी, उन्होंने क्या कहा है, बेसिकली इन्होंने सपोर्ट किया है इस वाले स्ट्रक्चर को। ओवरऑल अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। ओवरऑल ये कहते हैं कि इस तरीके की टेक्निक जो है वो अब्सोर्डिटी, कॉन्फ्लिक्ट को, इन सबको अवॉइड करने के लिए है और इसी से ही स्मूथ फंक्शनिंग होगी स्टेट की। सो इन्होंने इन दी एंड कहा था कि ये जो फेडरल सुप्रीमेसी वाली जो बात कहते हैं, इट इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल सिस्टम। अगर इस तरीके का टिल्ट नहीं होगा यूनियन के पास तो यूनियन की तरफ, तो जो है काफ़ी ज़्यादा लीगल केओस हो जाएगा, इंटरफेरेंस होगा अननेसेसरी। तो ये सब कहा था आपके सरकारी कमीशन ने, इनकी रिपोर्ट में ये सब बातें क्लियरली डिफाइन थी। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फिर हम देखेंगे हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे गाइस। प्लीज़ अप्रिशिएट करें, जितना हो सके उतना शेयर करो बस, ठीक है। ये चाह रहे हैं हम एफर्ट्स आपके लिए कर ही रहे हैं और भी ज़्यादा, और जो है नए कोर्स लेकर के आएंगे और आपकी जो पुरानी प्लेलिस्ट्स हैं उनको जरूर कंप्लीट करना है। टाइम लगता है, इन सब में मेहनत लगती है। सो आपको क्या करना है, शेयर, एंड अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप ओपनली कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।